एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा एसिड है जो मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करता। हमें पता है ना कि मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड निकलती है, ये पता है। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये हो गया कि कौन सा एसिड है जो हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करता। दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि वो जो एसिड है उससे रिएक्ट करने के बाद भी हाइड्रोजन गैस देते हैं, दो ऐसे मेटल है, उसका नाम एम से शुरू होता है, दोनों का एम से नाम शुरू होता है, तो वो आपको बताना है दो मेटल्स ऐसे जो उस एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन दे देता है, और वो कौन सा एसिड है जिससे रिएक्ट करके मेटल्स हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करता। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर करने हैं एंड वही कर पाएगा जो पढ़ रहा है एक्चुअल में, जो सीरियस है 10th क्लास को लेकर के। अब देखो, हम रिएक्शन नंबर 5 पे आ चुके थे। हमने बहुत सारी रिएक्शन देखी मेटल्स की, बहुत सारी रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करता है, वाटर से कैसे रिएक्ट करता है, सारी की सारी रिएक्शंस, ये अपने सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ये ऑक्साइड कैसे बनाता है, सब कुछ देखा, सारी रिएक्शंस देखी। अब नंबर 5 पे जो लास्ट रिएक्शन है वो हमारी ये है कि मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो यार ध्यान से सुनना, इसमें ना रिएक्शन उस तरह से नहीं है कि मैं ऐसे करके लिख दूं, एक मैंने लिखा सोडियम और क्लोरीन प्लस करके एक एरो डाल के लिख दिया मैंने कि हाँ ये NaCl दे रहा है, नहीं, उस तरह से नहीं होता। इसमें कुछ अलग तरीके से होता है। इसमें होता ये है कि आयनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं। आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स को हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो इसके दो नाम है, जैसे होता नहीं कि हमारे घर में भी, घर में कुछ और नाम होता है, स्कूल में कुछ और नाम होता है, वैसे ही तो आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं इसको और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यार ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं, एकदम नया नया आ रहा है सिलेबस में, ये होता क्या है। तो इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9th क्लास में पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो मैं आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछने वाला हूँ, चार चीजों का, चार एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछूंगा, बताना जरा एकदम अच्छे से। जो रिएक्टिविटी में शुरू के चार है उसी को ले लेता हूँ। मान लो मैंने लिया पोटेशियम, कटरीना ने कार मांगी, कार मांगी, ये मैंने चार ले लिए शुरू के। तो देखो ध्यान से समझना, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बताओगे मेरे को क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यार इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 19। अच्छा, एटॉमिक नंबर अगर इसका 19 है, सही लिखा ना, 19 ही होता है ना। अगर इसका एटॉमिक नंबर 19 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने बचे अब बचे 9, तो 8 और 1, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके ठीक है। अब अगला मैं पूछ रहा हूँ सोडियम का बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप बोलोगे सोडियम, अरे बहुत आसान है, 2 8 1 हो गया। कैल्शियम का बताना जरा, कैल्शियम 20 होता है। तो आप बोलोगे अरे कितना आसान आसान पूछ रहे हो, 2 8 8 2 हो गया। इसमें 8 आता है दोनों में, ये चीज हमें पता है ऑलरेडी 9th में, हमें हल्के में ले रखा है क्या, 9th क्लास का आता है हमें, ठीक है ना। मैग्नीशियम 12 होता है, तो मैग्नीशियम 2 8 2 होता है। ओके, ये भी चीज समझ आ गई। अब दो और एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। वो क्या है मैं पूछना चाहूंगा आपसे, चलो ये बताओ। क्लोरीन, क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना। तो आप बोलोगे अरे ये भी आसान है, 2 8 7 कर दिया, लो। अब मैंने पूछा ऑक्सीजन बताओ, ऑक्सीजन का होता है 2 6। अब आप बोलोगे, आप सोच रहे हो कि यार इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों लिखवा रहा हूँ, क्या दोबारा से 9th पढ़ा रहा हूँ? अरे नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं। मुझे ये बताओ, जो ऊपर के चार बनते हैं ये मेटल है कि नॉन मेटल? मेटल्स है। अच्छा ठीक है, मेटल्स है। और ये दोनों क्लोरीन और ऑक्सीजन क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज नॉन मेटल, ये हमारे नॉन मेटल्स हैं। तो आप बताना क्या चाहते हो? अरे भाई सुनो ध्यान से, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं एक मेटल लूंगा और एक नॉन मेटल लूंगा और दोनों की रिएक्शंस करवाऊंगा, कुछ आराम, कुछ मतलब कमाल की चीज होने वाली है, देखना। और इसमें आपको एग्जांपल दे रखे हैं कुछ आयनिक कंपाउंड्स के, आयनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल आपको दे रखे हैं, वो हमें समझना होगा। एग्जांपल्स क्या है उसके, एग्जांपल देखो। पहला एग्जांपल जो हमें ऑब्जर्व करना है वो है NaCl। एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि यार ये बता दो कि NaCl कैसे बनता है, बता देंगे हम, अब सीख जाएंगे ना हम SN1 लर्निंग से, भाई पंकज सर सब सिखा देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब इसका एग्जांपल 2 क्या है? वो है MgCl2, MgCl2। ओके, तो ये तो एग्जाम में पूछा नहीं है बट हो सकता है आ जाए, कोई पता नहीं, बहुत आसान है यार सारे के सारे। नंबर 3 पे मैंने आपसे बोला कि ये कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बना, ये बताना। तो अब हम इन तीनों का फॉर्मेशन देखेंगे, ध्यान से सुनना। हमारा मकसद ये होता है कि हमें जो लास्ट वाला सेल है, लास्ट वाला जो कमरा है, भाई कमरा मतलब समझते हो ना, एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, 4 कमरा, इस कमरे को कहते हैं K, इसको L, इसको M, इसको N। 9th क्लास में पढ़ा था यार, याद आ रहा है कुछ?
नहीं आना तो कोई बात नहीं, बस याद रखो पहले कमरा K, फिर L, फिर M, फिर N, ये कमरे होते हैं। और इन कमरे में इलेक्ट्रॉन को रखने का जो रूल होता है, उस रूल को क्या कहते हैं, कोई बताएगा कमेंट में? अगर पता हो तो क्या रूल होता है वो इलेक्ट्रॉन को कमरे में रखने का जो रूल है उसको क्या कहते हैं? देखते हैं यार कितना याद है आपको, क्योंकि थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा जब लेक्चर, तो और मजा आएगा फिर। तो अब ध्यान से सुनना, हमें देखना है NaCl का फॉर्मेशन। NaCl में क्या है? सोडियम दैट इज मेटल, मेटल में क्लोरीन दैट इज नॉन मेटल, मैग्नीशियम मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल। अच्छा, तो वही तो हम देखने वाले कि ये फॉर्म कैसे होगा। हमें ना क्या करना है, यहाँ पे ऑक्टेट रूल का यूज करना है। अब ये ऑक्टेट रूल क्या होता है आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बस मैं फिर से आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो ऑक्टेट रूल ये होता है, कोई सा भी एलिमेंट है, कोई सी भी एलिमेंट, कोई सा भी अगर, तो उसके जो लास्ट वाला जो सेल है, लास्ट सेल, लास्ट वाला जो कमरा है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं कि वो उसका ऑक्टेट रूल उसने फॉलो किया है। मतलब लास्ट वाले कमरे में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, इफ अ कंपाउंड हैव 8 इलेक्ट्रॉन, इफ एन एलिमेंट हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर लास्ट वैलेंस सेल, इसको वैलेंस सेल भी बोलते हैं, बताया था पिछले साल कि वैलेंस सेल होता है, दिस इज वैलेंस सेल। पिछले साल आपने थोड़ा ना बताया था? अरे बताया था भाई, भूल गए क्या? 1 शॉट डाले थे मैंने एटम्स एंड मॉलिक्यूल के, भूल गए? इतनी जल्दी भूल गए तुम मेरे को? अबे यार क्या लानत है तुम पे। ठीक है कोई बात नहीं, ज्यादा सीरियस हो गए क्या? चलो, वैलेंस सेल जो है वो लास्ट वाले सेल को कहते हैं दैट हैव 8 इलेक्ट्रॉन। और फिर हम बोलते हैं कि ये स्टेबल हो गया। स्टेबल मतलब अरे शांत हो गया एकदम, मतलब इसकी एनर्जी एकदम सही हो गई, मतलब ठीक नॉर्मल हो गया, स्टेबल होना चाहिए कंपाउंड को। तो ध्यान से देखना, हमें 3 चीजें देखनी है कि यार ये तीनों बनते कैसे हैं। एग्जाम में पूछा गया है, राइट द, मतलब NaCl का फॉर्मेशन कैसा, हाउ NaCl इज फॉर्म्ड, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा था, या MgCl टू फॉर्म या कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म, किस तरह से फॉर्म होता है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एग्जाम में आ रखा है इसीलिए। तो ये जो NaCl है, NaCl यानी नमक, इसका फॉर्मेशन देखते हैं। नमक होता है ना NaCl का फॉर्मूला, NaCl इज नमक। अच्छा, अब ये देखो जो सोडियम है और क्लोरीन है, ये यहाँ पे एरो डाल रखा है, इसका तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखेंगे तब समझ आएगा। देखो जो सोडियम है वो नंबर 11 पे आता है, सोडियम 11वें नंबर पे बैठा है, एटॉमिक नंबर। मतलब एक ना पीरियोडिक टेबल नाम की चीज होती है, पता है? वो ना आपके सिलेबस में अब नहीं है, पहले जब होता था ना सिलेबस में, तो बच्चों को ना सबसे मुश्किल चैप्टर वही लगता था, और सबसे मुश्किल वाली चीजें सारी डिलीट कर दी। ये चीज बहुत अच्छी लगी मेरे को आपके यहाँ। देखो जो सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, क्लोरीन कितने नंबर पे आता है 17, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना पड़ेगा क्या? अरे नहीं, एटॉमिक नंबर याद कर लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने आप ही हो जाता है। पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन डालना, अगले वाले में 8 डालना, उसके अगले वाले में भी 8 डालना, फिर जो बच गया वो डालना। ठीक है, कैल्शियम तक ही अगर आपको याद है ना उतना भी काफी, ज्यादा टेंशन ना लो। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें लास्ट वाला जो सेल है ना, जिसे वैलेंस सेल कहते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक चीज ध्यान से सुनना, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 7 है, तो इसके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि ये सातों इलेक्ट्रॉन इससे ले ले, मतलब एक एक करके वो इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, 1 2 3 4 7 बार लेकर के आएगा, कितनी सारी एनर्जी खर्च हो जाएगी। तो इसीलिए ये सोडियम Na एक काम करता है, ये कहता है ये जो 1 इलेक्ट्रॉन मेरे बाहर है ना, एक काम कर क्लोरीन तू मेरे से ले ले, ये इलेक्ट्रॉन मैं तेरे को दे दे रहा हूँ, ले पकड़ ये इलेक्ट्रॉन ले ले, रख ले। तो कहता है ठीक है रख लिया, उससे मेरा क्या फायदा? उसने अबे तेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, जब मैंने तेरे को 1 दिया, अगर इसको 1 दे देंगे तो इसके पास 8 नहीं हो जाएगा लास्ट वाले में? अच्छा, फिर ये बोलेगा देख उससे मेरा भी फायदा हो गया, क्यों? क्योंकि अब मेरे पास जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये है ही नहीं और मेरे लास्ट वाले में 8 दिख रहा है। ठीक है, तो मैं भी खुश तू भी खुश, दोनों के लास्ट वाले में 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि तू 1 इलेक्ट्रॉन में से रख ले। तो सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। सोडियम जो है Na क्या करेगा, वो ना 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है, Na 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना ये क्लोरीन आकर के ले लेगा। क्लोरीन क्या करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेगा और वो बन जाएगा Cl-। ठीक है, यहां तक समझ आया? मतलब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, जो इलेक्ट्रॉन निकाला वही क्लोरीन ने अपने अंदर रख लिया। ठीक है, जब इसने इलेक्ट्रॉन दान दिया, 1 इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन देता है ना उतने ज्यादा प्लस चढ़ जाते हैं इसके माथे के ऊपर, इसके सर के ऊपर उतने प्लस चढ़ जाते हैं। यानी दान किया ना तो अच्छी बात है, पॉजिटिव थिंग है दान करना, तो उसने दान किया, वो प्लस हो गया खुद। और इसने लिया दान, भाई भिखारी बन गया है तो फिर लिया तो इसने, तो ये नेगेटिव हो गया, तो माइनस हो गया। अब देखो ध्यान से सुनना, एक कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसमें का ही कॉन्सेप्ट है, कोई अलग नहीं है।
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली हम करते क्या है ना, एलिमेंट बना देंगे, जैसे मान लो यहाँ पे पोटेशियम होता तो के लिख देता, सोडियम होता तो Na लिख दिया, और मैं क्या करूंगा सिर्फ वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको दिखाऊंगा, उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1, तो 1 डॉट बना दो। जो इलेक्ट्रॉन है ना वो हम इसमें डॉट या क्रॉस से दिखाते हैं, या तो डॉट से दिखाते हैं या क्रॉस से दिखाते हैं। अब जो क्लोरीन है उसके एंड जो लास्ट वाला सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो आपको 7 डॉट बनाने पड़ेंगे। आप क्रॉस भी बना सकते हो, मैं क्रॉस बना देता हूँ। 3 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस सेल में है ना, ये इसको दे देगा क्लोरीन को, इसने क्लोरीन को दे दिया। अब क्लोरीन बेचारा हो गया -1, माइनस हो गया मतलब, और सोडियम हो गया प्लस। तो हमारे पास आयंस बन गए, ये Na+ और ये Cl- आयन, कैटायन और एनायन बन चुका है। कैटायन ये है कैटायन, दिस इज कैटायन, ये कैटायन बन चुका है, और ये हमारे पास एनायन बन चुका है। अच्छा, इससे क्या फायदा हुआ ये बताना। अरे बहुत बड़ा फायदा हुआ, बताता हूं। देखो क्या, अगर मेरे पास Na+ है, कहीं पे Na+ रखा हुआ है और मेरे पास Cl- है, तो पता है क्या होता है, आपको पता है कि जो ऑपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये भाई साहब इतनी तगड़े तरह से अट्रैक्ट करेगा ना एक दूसरे को, इतनी तगड़े तरह से अट्रैक्ट करेगा। ये डॉट 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 क्या है भाई, फोर्स है। दिस इज फोर्स। कौन सी फोर्स, जिस फोर्स से ये चिपक रहा है, इसको अलग करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल। ये एक दूसरे से चिपक चुका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है इसको। इलेक्ट्रो यानी बिजली, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक यानी रुका हुआ, मतलब बिजली की फोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी की फोर्स है, बट रुके हुए बिजली की फोर्स है। आयंस जब भी होता है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है इसको। अट्रैक्शन की फोर्स है ना, एक दूसरे पे आपस में चिपकने की कोशिश कर रहे हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, फोर्स है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्लस माइनस चार्ज की वजह से, तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कह रहे हैं, ठीक है। तो ऑपोजिट चार्ज है ना, ऑपोजिट चार्ज में जब अट्रैक्शन होता है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एग्जाम में आ रखा है कि कौन सी फोर्स लग रही होती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी वजह से हम इसको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्यों कहते हैं, क्योंकि आयंस फॉर्म हो रहा है। इलेक्ट्रोवैलेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसीलिए। तो जो Na+ है और Cl- है वो ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्शन है उसके बीच में, और उस अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये तो याद हो गया। NaCl जो है ना, NaCl क्या ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, ये तो आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब जब आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो उसको हम आयनिक कंपाउंड कहेंगे या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे। बस 2 और कंपाउंड बचे, MgCl2 और कैल्शियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मेशन देखते हैं कि कैसे होता है। तो MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताना जरा, कितने बार बताए, 282। फिर उसके बाद क्लोरीन का बताना, 17 इसका एटॉमिक नंबर है, 281। अब ध्यान से सुनना, होने ये वाला है भाई, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें एक और क्लोरीन चाहिए होगा, एक और क्लोरीन। 2 8, अरे यहाँ पे 7 आएगा, सॉरी 7, तो 287 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हुआ, है ना। अब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो, अगर वो एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे, देखो 2 क्लोरीन है ना, तो एक क्लोरीन को वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक उसने इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, तो इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाहर ये दिखेंगे, तो ऑक्टेट सबका कंप्लीट हो गया, बल्ले बल्ले हो गए सबकी। ऑक्टेट ही तो कंप्लीट करना है, इनका मकसद होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट कर लो, कैसे बस काम खत्म हो जाए। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जो मैग्नीशियम है उस बंदे ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल करके दिया, ये लो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए अपने, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन उसने क्या किया, उन दोनों इलेक्ट्रॉन को रख लिया और वो बन गया Cl2, है ना। यही मतलब है इसका, यहाँ पे इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये इस तरह से इसने इलेक्ट्रॉन दान करे अपने। अब होगा क्या, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा Mg, और क्योंकि इसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 डॉट लगाऊंगा। फिर इसके बाद क्लोरीन, 2 क्लोरीन है तो दोनों को अलग अलग लिखूंगा और 7 इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। इसमें भी 7 दिखाऊंगा क्योंकि इनके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया, इसने 2 दिया, 2 दे दिया है, तो ये Mg2+
और ये Cl माइनस तो है बट ऐसे दो Cl माइनस है, तो ये बन गया हमारा MgCl2। इस तरह से MgCl2 का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये देखते हैं यार कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। कैल्शियम यानी कि 20, तो ये हो गया 2882। ऑक्सीजन का वो 6 पे होता है, 8 होता है, 2 6, तो ये क्या कर सकता है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है। यानी कैल्शियम क्या करने वाला है, अपने ये 2 प्लस हो जाएगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, चल जा 2 इलेक्ट्रॉन मेरे, कोई बात नहीं जा। ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने फेंके उसको ले लेगा और ये बन जाएगा O2 माइनस, ठीक है। और अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये होगा कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन बाहर है, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6, टणंग टणंग, दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना। इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, यानी कि ये बन गया अब Ca2 प्लस और ये बन गया अब ऑक्सीजन है ऑक्सीजन O2 माइनस बन गया। कैल्शियम और ऑक्सीजन, तो ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे किसका हो गया था, हमारा MgCl2 का फॉर्मेशन हो गया था, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्म होता है और एग्जाम में कोई सा ही पूछा जा सकता है, क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी है ना उसमें यही दे रखा है। हो सकता है वो एग्जाम में पता है कैल्शियम क्लोराइड भी दे सकते हैं, यानी CaCl2 2 क्लोरीन लेकर के आ जाएंगे और बोलेंगे चलो बनाओ फॉर्मेशन करो आयनिक कंपाउंड का, कैसे करते हैं इसका करके दिखाओ दम है तो आपको वहां पे करके दिखाना होगा एग्जाम में, जिस तरह से मैंने आपको ये बताया। करना क्या है एग्जाम में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है, ये डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, और उसके बाद फिर आपको लिख देना है MgCl2 इस तरह से फॉर्म हुआ। दिस इज हाउ MgCl2 इज फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन देखो, वो 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन देते हैं और पूछते हैं कि ये बताओ कि प्रॉपर्टीज क्या है आयनिक कंपाउंड की। अच्छा आप ये सोच रहे होंगे कि मैं साथ साथ क्वेश्चंस क्यों नहीं करा रहा, तो यार उसके पीछे ये रीजन है क्योंकि मैंने सोचा कि जो नेक्स्ट वाला एपिसोड है ना वो मैं डेडिकेट करूं पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, या फिर एक साथ जो मैं सारे के सारे क्वेश्चन जितने प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सबको एक ही साथ ले लूं, केमिकल रिएक्शंस पे आए हुए चाहे किसी भी टॉपिक पे आए हुए सबको एक साथ लेने की सोच रहा हूं मैं। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं कि आपको टॉपिक्स पहले पढ़ा दे रहा हूं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एंड उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो एक अलग ही फीलिंग आएगी कि भाई पूरा चैप्टर कंप्लीट है, अब क्वेश्चन करते हैं देखते क्या होगा। तो अब देखो फिजिकल नेचर पहले इसका देखो, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी खास बात क्या है ये बता रहा हूं मैं, ये एग्जाम में पूछा है। तो उसका फिजिकल नेचर की बात करें तो यार वो हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है और सॉलिड भी होता है। आयनिक कंपाउंड सॉलिड है और हार्ड है। अब क्यों है सोच के देखो, ऐसा जब भी मैं कुछ मतलब जो भी प्रॉपर्टीज में लिखा रहा हूं तो आप नमक का एग्जाम्पल लेकर के चलना, जो NaCl है यानी नमक उसका एग्जाम्पल लेकर के चलना। देखो जो नमक है वो सॉलिड है, हाँ है, हार्ड है, हाँ है। काला नमक का एग्जांपल ले सकते हैं, फिर ऐसे सिंपल वाले नमक का भी ले सकते हैं। नमक का जो दाना है सॉलिड है, हाँ, हार्ड है एकदम, ठीक है। तो वो क्यों है सॉलिड, वो हार्ड भी क्यों है भाई, इसीलिए क्योंकि उसके बीच में तगड़ा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तगड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वो बहुत तगड़ा फोर्स है, वो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड है वो। इसीलिए अगर मान लो उसको तोड़ने की कोशिश भी करूं तो वो ब्रिटल हो जाएगा, एकदम से चूरा चूरा हो जाएगा उसका। अब ये ब्रिटल प्रॉपर्टी क्या होती है, ब्रिटल होता है जनरली ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाई। अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूं, मान लो मैंने हथौड़े से मारा तो उसका चूरा चूरा हो जाएगा। यानी कि एक जैसे आपने एक नमक देखा होगा, काला नमक देखा होगा, पत्थर वाला जो आता है, उसको अगर हथौड़ा मारा तो प्रेशर देते ही वो चूरा चूरा हो जाएगा, उसे कहते हैं ब्रिटल प्रॉपर्टी। वो ब्रिटल वाली प्रॉपर्टी है इसकी। सॉलिड हार्ड क्यों है ये भी एग्जाम में पूछा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कैटायंस और एनायंस के बीच। मान लो NaCl है, अभी बताया मैंने कि NaCl या प्लस आयन है और Cl माइनस, तो बहुत तगड़ा फोर्स है इनके बीच में, प्लस माइनस के बीच में बहुत तगड़ा फोर्स है। इसीलिए नंबर 2 इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। बहुत तगड़ा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है भाई, इसको तुम अलग नहीं कर सकते बड़ी जल्दी की सोच रहे हो कि Na और Cl अलग कर दूं आसानी से, इतनी आसानी से नहीं होगा। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तगड़ा है इसका, बहुत तगड़ा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है। हाई क्यों है ये भी पूछा एग्जाम में। कंसिडरेबल, क्योंकि कंसिडरेबल यानी अच्छी खासी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए इसके लिए, ताकि मैं इसके बीच का फोर्स तोड़ सकूं। इंटर आयनिक फोर्स यानी कि इसके बीच में आयंस के बीच में जो फोर्स है ना, जब उसको तोड़ूंगा तभी तो वो अलग अलग होगा, तभी तो वो मेल्ट होगा, तभी तो वो पिघलेगा या फिर बॉयल होगा, है ना। तो उसके लिए मुझे बहुत तगड़े फोर्स को, मतलब उसकी जो तगड़े फोर्स को हटाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। जितना तगड़ा फोर्स होगा, अरे यार तुम नहीं समझ आएगा ऐसे मतलब अगर तुम्हें समझना है ऐसे समझो कि मान लो आपको किसी लड़की से प्यार हो गया, तो आपके बीच में बहुत तगड़ा फोर्स हो गया, अट्रैक्शन हो गया तगड़ा,
लेकिन अगर उस अट्रैक्शन को हटाना है तो कोई उससे भी खूबसूरत आनी चाहिए आपकी जिंदगी में, है ना, तभी जाकर के तो अट्रैक्शन हटेगा। खूबसूरत यानी वो एनर्जी, मतलब कोई एनर्जी आए बाहर से, यानी कुछ अट्रैक्टिव बाहर से दिखे, एनर्जी आए, ताकि ये जो अभी वाला जो अट्रैक्शन है ये हट सके। अब आ गया समझ में है। तो अट्रैक्शन हटाना कैसे है, वो उसके लिए हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है, हाई एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा हाई होता है। ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, इसकी सोलिबिलिटी वाटर के अंदर होती है, यानी वाटर के अंदर ये घुल जाता है। वैसे अगर इसको घोलोगे ना केरोसिन मिट्टी के तेल में या किसी और चीज में, जिसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी बोलते हैं, केरोसिन ऑयल मिट्टी के तेल में या फिर पेट्रोल में अगर इसको घोलोगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहा जाता है इनको, तो भाई ये घुलने वाला नहीं है। ये कहेगा मैं नहीं घुलने वाला, मुझे तो पानी पसंद है, मैं तो पानी में घुलूंगा जाकर के। आयनिक कंपाउंड जैसे बोलते हैं, सिंपल सी बात है, चाहे NaCl कोई सा भी आयनिक कंपाउंड है, वो बोलेंगे मुझे तो पानी में घुलना है, मिट्टी के तेल में क्यों डाल रहे हो, मुझे इन सब चीज की जरूरत नहीं, मुझे तो पानी ही चाहिए, पानी में घुलूंगा मैं। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि पानी में ना वो आयंस देते हैं Na प्लस, मान लो मैंने Na प्लस Cl माइनस, वो अलग हो जाता है, NaCl जो है अलग हो गया, Na प्लस Cl माइनस अलग हो जाता है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नंबर 4, इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी कंडक्ट करते हैं। अब ध्यान से सुनना एक बात, अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना है, तो अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ लिया, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया फिजिक्स में, तो देखो अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है तो मान लो दिस इज अ कंडक्टर, अगर ये कंडक्टर है मेरे पास, तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब अगर मान लो करंट की बात करूं तो करंट को हम पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करते हैं, करंट इज पॉजिटिव चार्ज ऐसा माना जाता है, तो वो मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज को मूव करेगा। भाई करंट उसी को तो कहते हैं जब व्हेन चार्ज मूव, जब चार्ज मूव करेगा तभी तो मैं कहूंगा कि करंट बह रहा है। चार्ज मूव ही नहीं कर रहा और मैं बोलूंगा करंट बह रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। चार्ज को मूव करना पड़ेगा तभी जाके हम बोल सकते हैं कि करंट इज मूविंग, मतलब करंट उसके अंदर है। जब चार्ज मूव करेगा तभी हम बोलेंगे करंट है। अच्छा अब ध्यान से सुनना, अगर कोई बंदा मोटा तगड़ा एकदम भैंस जैसा है, सॉलिड एकदम तगड़ा, तो क्या वो मूव कर पाएगा जल्दी? नहीं, मूव कर ही नहीं पाएगा वो। जैसे नमक है, नमक के दाने को आप ऐसे रख दो, मान लो एक टेबल लिया, मतलब कहीं किसी भी जगह पे ऐसे रख दो, नमक का दाना रख दिया, क्या वो मूव कर जाएगा? फूंक मारोगे तो वो जल्दी मूव करेगा? नहीं। अब बहुत सारे रखना है, लेकिन एक रखो फू करके बहुत तेज की फूंक मारो, नहीं, वो वाली बात नहीं कर रहा, मतलब वो इतनी आसानी से जल्दी मूव नहीं कर सकते। वही दूसरी तरफ अगर मैंने उसको पानी में डाल दिया तो बिना कुछ करे भी अपने आप टुनुंग 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 मूव करते जाएंगे, है ना। तो ध्यान से सुनना, जब मैं आयनिक कंपाउंड को सॉलिड स्टेट में रखता हूं, NaCl अगर सॉलिड है, मान लो NaCl ना बेस्ट एग्जांपल लगता है इसलिए मैं उसको लेता हूं। मान लो सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में तो यार इसके आयंस अलग हुए ही नहीं अभी तक, और ना ही ये मूव कर पाएंगे इसके। चलो मान लो अलग कर भी दिया तुमने आयंस को, इसको मूव करने में बड़ी दिक्कत होगी, आयंस मूव ही नहीं कर पाएंगे सॉलिड स्टेट में, आयंस कैन नॉट मूव। अच्छा आयंस मूव नहीं कर पा रहे, तो आयंस का मूव करना यानी कि कंडक्ट करना इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली बहना, बिजली आना, बट ये मूव ही नहीं कर रहा, सॉलिड स्टेट में मूव ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा। तो यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि सॉलिड स्टेट में हम क्या करते हैं ना, उसमें देखेंगे ऑप्शन देखेंगे, हम बोलेंगे कि आयनिक कंपाउंड मूव, तो फिर हम बोलेंगे हाँ मूव करता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स है ना, वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बिल्कुल नहीं करने वाले। अच्छा अगर मैं उसको पिघला दूं तो, या फिर उसको पानी में डाल दूं तो, अगर ऐसा मैंने करा, मान लो जो ये NaCl है, या तो मैंने इसको पिघला दिया मोल्टेन फॉर्म में रखा, या मैंने एक्वस स्टेट में डाल दिया इसको। एक्वस स्टेट समझते हो? अरे पानी में डाल दे तो उसे एक्वस स्टेट कहते हैं। मोल्टेन यानी पिघला दिया, पिघला दिया उसको मैंने, पिघला दिया। तो अगर मैं इसको पिघला दूं तो एक कमाल की चीज होने वाली है, Na प्लस अलग, Cl माइनस अलग, पानी भी साथ साथ है इसके, फिसलना आसान होगा इसके लिए, यानी कि चल पाएगा, यानी कि मूव कर पाएगा। और चार्ज का मूव करना इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यही सवाल एग्जाम में आया है कि वाई NaCl या फिर वाई आयनिक कंपाउंड, अलग अलग तरीके से पूछ लेते हैं, या तो बोल देंगे वाई NaCl मूव इन मोल्टन स्टेट, या फिर वाई NaCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, या बोल देंगे वाई आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इन इलेक्ट्रिसिटी स्टेट मतलब मोल्टन स्टेट, या ऐसे मतलब बदल बदल के सवाल पूछते हैं, KCl कर देंगे, CaO कर देंगे, कुछ ना कुछ अलग नाम रख देंगे, बस होंगे वो सारे आयनिक कंपाउंड ही। मतलब जनरल क्वेश्चन क्या हो गया, why this compound, और वो आयनिक होगा, why this compound conduct electricity in molten state। तो रीजन क्या है इसके पीछे? अरे सिंपल सा रीजन है, देखो रीजन इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयंस मूव इजीली, मोल्टन स्टेट में पिघले हुए फॉर्म में आयंस आसानी से मूव कर सकते हैं, आसानी से मूव करना है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना, सिंपल सी बात है।
तो जो भी रिएक्शन थी, केमिकल प्रॉपर्टी, वो सारी की सारी हमारी खत्म हो चुकी है। कांग्रेचुलेशन टू यू अगर आपने यहाँ तक देखा है तो। बहुत कमाल का लेक्चर चल रहा है, इंटरेस्टिंग तरीके से मेटल एंड नॉन मेटल्स को पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी की तरह नहीं पढ़ रहे कि पैराग्राफ लंबे लंबे देख करके घबरा रहे ना। अरे यार पॉइंट वाइज पढ़ो, पॉइंट वाइज आप लाइंस को याद रखोगे, अपने आप ही वो चीजें याद भी नहीं रखना, खुद हो जाएगा याद। पता है जब मैं 10th क्लास में था तो मैं भी ऐसी प्रिपरेशन करता था, लेक्चर देखता था स्कूल में, यूट्यूब पे बहुत कम लेक्चर देखता था मैं, यूट्यूब पे तो ना के बराबर पढ़ता था 10th क्लास में, तो बस खुद ही रिवीजन करता। सेल्फ स्टडी तो मेरे पास दिन में 4-5 से 6 घंटे थे कम से कम, क्यों? यूट्यूब नहीं था, ये सब फालतू की चीजें नहीं थी, बट आपके लिए अच्छा है तो, क्योंकि यूट्यूब से ना अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। और इसके बाद फिर मैं क्या करता, सारे के सारे मतलब जो भी पिछले बार पढ़ा था ना उन सबके नोट्स को रिवाइज करता था। जैसे मान लो आज मैंने लेक्चर 2 पे गया तो लेक्चर 1 का नोट्स रिवाइज किया, अच्छा लेक्चर 3 पे आ गया तो लेक्चर 1 और 2 दोनों का रिवाइज किया, लेक्चर 4 पे आ गया, लेक्चर 1 2 3 सबका रिवाइज किया, लेक्चर 9 पे पहुंच गया तो लेक्चर 8 तक का रिवाइज किया। ज्यादा टाइम नहीं लगता, 10 से 15 मिनट लगते थे, मैं एक्स्ट्रा 10 से 15 मिनट पहले बैठ जाता था पढ़ने के लिए अगर नोट्स रिवाइज करना है तो। बस यही चीज, तो इससे क्या होता है, चीजें याद हो जाती है बड़े आसानी से। अब अगर आपको मेटल्स नॉन मेटल के बाकी के एपिसोड देखने हैं तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो, एंड अगर आपको केमिस्ट्री का चैप्टर 1 देखना है तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो। जब आप इस वाले प्लेस पे क्लिक करोगे तो आपको वही मिलूंगा चीजों को एक्सप्लेन करते हुए, रियल लाइफ एग्जांपल जरूर समझाते हुए।